हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आप सभी के फेवरेट यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस विद फिजिक्स गुरुजी पर। हम लोग आज क्लास 10th का सेकंड वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं और आप लोग इसको देखेंगे। ठीक है, जिन लोगों ने अभी फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है इस क्लास 10th फिजिक्स का, वो सबसे पहले जाके फर्स्ट लेक्चर को देख लें। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम अपना आज का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करते हैं, जिसमें हमको आगे बढ़ना है। क्योंकि फर्स्ट लेक्चर में मैं क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट मैंने स्टार्ट किया था, प्रकाश का परावर्तन, उस चैप्टर में जो मैंने पहला लेक्चर बनाया था, उस लेक्चर में मैं परावर्तन के नियम तक आप लोगों को बता चुका था। अब उसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। उसके आगे हमको क्या क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, वो सारी चीजें मैं आपको आज के सेकंड लेक्चर में बताऊंगा। आज सबसे पहले हम बताएंगे कि परावर्तन से प्रतिबिंब कैसे बनता है, यानी कोई प्रतिबिंब होता है तो कैसे बनता है। प्रतिबिंब आपने देखा है, हम शीशे के सामने खड़े हो जाते तो हमें अपना एक चेहरा दिखाई देने लगता है। शीशे में देखा है ना आपने, सुबह सुबह हम उठते हैं और सुबह से हम लोग अपना शीशे में सबसे पहले चेहरा देखते हैं, भाई कैसे लग रहे हैं। तो वो क्या है, प्रतिबिंब है। कैसे बनता है पता करेंगे। दूसरा टॉपिक दर्पण। सुबह सुबह से आप अपना मुखड़ा देखते हैं भाई, तो एक दर्पण है। कैसा दर्पण है, दर्पणों के बारे में जानेंगे। दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं को भी हम जानेंगे इस चैप्टर में, इस लेक्चर में। और उसके बाद हम लोग दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के कुछ नियमों को भी समझेंगे। आई होप आप लोग कॉपी किताब खोल चुके होंगे, तो फटाफट से जिन लोगों ने अभी कॉपी किताब को नहीं खोला हो, अपनी नोटबुक को ओपन कर लो और नोट्स भी बनाते जाना है आप लोगों को मेरे साथ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं परावर्तन से प्रतिबिंब कैसे बनता है। परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब का बनना, परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब का, परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब का बनना, प्रतिबिंब का बनना। फटाफट ये हेडिंग आप लोगों ने डाल दी होगी। अब देखो है क्या, इसको मैं समझाता हूं थोड़ा सा। कोई भी प्रतिबिंब हम जब देखते हैं, कोई भी प्रतिबिंब जब बनता है, तो हम कभी किसी परावर्तक पृष्ठ के पास या सामने खड़े हो जाएं, जैसे कि ये बोर्ड हो गया, जैसे कि शीशा, आप सभी के घरों में दर्पण होगा जिससे हम लोग अपना चेहरा देखते हैं, जैसे नॉर्मल हम लोग शीशा भी कहते हैं। तो जब हम दर्पण के सामने खड़े होते हैं या किसी परावर्तक पृष्ठ के सामने खड़े हो जाते हैं, ठीक है, तो हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है, प्रतिबिंब। ठीक है, जैसे तालाब के पास हम खड़े हो जाए, तालाब के पानी में या तालाब के पानी के पृष्ठ पर हमें अपना प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये जो प्रतिबिंब बनता है वो परावर्तन के कारण ही बनता है। कैसे, जब परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में प्रवेश करता है तो हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ठीक है, तो जो परावर्तन के द्वारा प्रतिबिंब बनता है उसकी मेन थ्योरी क्या है, किसी परावर्तक पृष्ठ पर सबसे पहले क्या होगा, प्रकाश आपतित होगा, उस परावर्तक पृष्ठ से वो परावर्तित होकर हमारी आंखों में जाएगा और हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देगा। क्लियर है, तो ये है परावर्तन द्वारा प्रतिबिंब का बनना। किसी परावर्तक पृष्ठ पर क्या हुआ, प्रकाश आपतित हुआ, उस परावर्तक पृष्ठ से प्रकाश परावर्तित होकर हमारी आंखों में गया और हमें वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है। जैसे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, जल के पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ठीक है, और कोई भी चमकदार या चिकने पृष्ठ के द्वारा प्रतिबिंब का बनना, ये सारे उसके क्या है, उदाहरण है। ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दर्पण। किस पर, दर्पण। दर्पण की बात करते हैं। दर्पण कैसे समझे हम लोग, इसको मैं रख कर देता हूं क्योंकि अब जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है दर्पण। ठीक है, दर्पण क्या है, दर्पण, दर्पण की अगर हम बात करें तो भाई सभी ने दर्पण देखा है, सबके घर में दर्पण है। सुबह सुबह से आप जिसमें अपना चेहरा देखते हो वो क्या है, दर्पण है। लेकिन किस प्रकार का दर्पण है सर, चलो पहले हम दर्पण तो समझ लें। दर्पण क्या है, दर्पण एक परावर्तक पृष्ठ है, एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ, एक ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके द्वारा परावर्तन के कारण वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है, वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देता है या बनता है। बात एक ही है, कोई भी ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके द्वारा किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है परावर्तन के पश्चात, उसको ही हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। जैसे हमारे घरों में दर्पण है, कोई भी परावर्तक पृष्ठ की कंडीशन मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में बताई थी, याद होगी बहुत से स्टूडेंट्स को। क्या था, याद आ रहा है, चमकदार और चिकना। अगर कोई भी पृष्ठ चमकदार है और चिकना है तो वो कैसा है, परावर्तक पृष्ठ है। हाँ सर याद आ गया, आपने लास्ट वीडियो लेक्चर बताया था ना, बिल्कुल वही है।
तो कोई भी ऐसा परावर्तक पृष्ठ जिसके द्वारा परावर्तन के कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है बेटा, उसे हम क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं दर्पण। कितने प्रकार के? दर्पण के प्रकार। दर्पण के प्रकार। परावर्तक पृष्ठ की सतह के आधार पर दो प्रकार के होते हैं। परावर्तक पृष्ठ की सतह कैसी है, उस सतह के आधार पर दर्पण के दो प्रकार हैं। कौन कौन से हैं वो? पहला ध्यान से समझें। पहला प्रकार है दर्पण का समतल दर्पण। कैसा दर्पण? समतल दर्पण। ये दर्पण सभी ने देखा है, इसको मुझे बताने की कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं, सबने देखा है। और दूसरा दर्पण कौन सा है सर? दूसरा दर्पण है गोलीय दर्पण। ये नहीं देखा क्या सर? हम लोगों ने देखा होगा, बस समझ में नहीं आया होगा, आपको पता नहीं चला होगा। मैं अभी कुछ उदाहरण बताऊंगा तो आप पे याद आ जाएगा, अच्छा सर ये गोलीय दर्पण था। देखिए बहुत आसान है। समतल दर्पण, सुबह सुबह उठ के जिस दर्पण में आप अपना चेहरा देखते हैं ना, घर पे सीधा सा टंगा होता है। हम लोग सलून की दुकान पे जाते हैं, हम लोग बाल कटाते हैं, वहां पर भी हम दर्पण देखते हैं। ये सारे दर्पण कैसे हैं? समतल दर्पण। क्योंकि परावर्तक पृष्ठ समतल दर्पण का क्या होता है? ऐसे दर्पण, परिभाषा, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? परावर्तक पृष्ठ समतल हो। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ बेटा क्या हो? समतल हो, उनको क्या कहते हैं? समतल दर्पण। ठीक है सर, कोई बात नहीं। तो फिर सर गोलीय दर्पण को क्या कहते होंगे? जैसे इसकी परिभाषा है, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? समतल हो। यहां पर गोलीय दर्पण के लिए ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ क्या हो सर? गोलीय हो। बिल्कुल, यही तो परिभाषा है। परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो। ठीक है, ये तो बहुत आसान थी परिभाषा थी सर, बिल्कुल आसान थी भाई। इसमें ज्यादा क्या था डिफरेंट? हमने क्या पढ़ा? दर्पण क्या है? कोई भी परावर्तक पृष्ठ जिसके कारण किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। प्रतिबिंब क्यों बनता है? प्रतिबिंब बनता है परावर्तन की वजह से। कोई भी वस्तु का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है, वो उसका कारण मैंने बताया परावर्तन। तो परावर्तन के कारण किसी वस्तु का जहां प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो जिस पृष्ठ से ये प्रतिबिंब बनता है उस पृष्ठ को क्या कहते हैं? दर्पण कहते हैं। दर्पण कितने प्रकार के होते हैं सर? दर्पण दो प्रकार के होते हैं सर, बताया तो है आपने अभी। क्या बताया? दर्पण दो प्रकार के हैं सर, समतल दर्पण और समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। समतल दर्पण क्या है सर? ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ सर क्या है? समतल है, तो उसको समतल दर्पण कहते हैं। बिल्कुल सही सर। और गोलीय दर्पण क्या है भाई? गोलीय दर्पण क्या बताया अभी? याद होगा आपको, परावर्तक पृष्ठ कैसा हो? गोलीय। तो ये हो गए गोलीय दर्पण। तो आपके सिलेबस में गोलीय दर्पण के बारे में दिया गया। गोलीय दर्पण से उत्तल दर्पण, ये तो देखा है ना आप सभी ने, क्योंकि हमारे घरों में यही दर्पण होता है। अब हम लोग बात करें गोलीय दर्पण, ये हम लोगों ने कम देखा है, और कहाँ देखेंगे या कहाँ इसका उपयोग होता है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और इसको मैं रफ कर देता हूं। ठीक है, आई होप आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। और अब हम बात करेंगे गोलीय दर्पण की परिभाषा की, गोलीय दर्पण के प्रकार, गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ठीक है, ये सारी चीजें हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो फटाफट अगली हेडिंग डाल लीजिए नोटबुक पर। नोटबुक सबकी ओपन है ना भैया? होनी चाहिए। ठीक है, नोट्स ही बनाते चलो, बाद में लोड नहीं आएगा। क्या हेडिंग डालनी है? गोलीय दर्पण। अगली हेडिंग क्या होगी हमारी? गोलीय दर्पण। ठीक है, वास्तविकता में देखो गोलीय दर्पण क्या है बेटा? जैसे नाम है वैसे इसका काम है, गोल होता है। लेकिन कैसे बनाया जाता है दर्पण? दर्पण सर बनाते कैसे? अरे यार सर ये तो बताया नहीं आपने, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बनता कैसे है? तो भाई कैसे बनता है? कांच से बनता है, कोई भी कांच का। गोलीय दर्पण क्या है? कांच का एक खोखला गोला, कांच का एक खोखला गोला, खोखला गोला, जिसे काटकर हम गोलीय दर्पण बनाते हैं। जिसे काटकर हम क्या बनाते हैं? गोलीय दर्पण। तो कांच का एक खोखला क्या है? गोला है, जिसे काटकर उसके एक पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पॉलिश कर देते हैं। ठीक, पॉलिश कर देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? जब हम एक कांच का एक खोखला गोला हमारे पास है, हमने उसको काटकर उसके एक पृष्ठ पर हमने क्या कर दिया? पॉलिश कर दिया। तो जो बचा हुआ भाग होता है उसे हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण बन जाता है। क्या बन जाता है? गोलीय दर्पण बन जाता है। मैं डायग्राम से आपको समझा रहा हूं। देखो अभी डायग्राम देखो, बहुत आसान सा है। ये एक सपोज करो कांच का एक खोखला गोला हो गया। ठीक, क्या हो गया? ये
कांच का खोखला गोला, कांच का खोखला गोला, ठीक है। एक कांच का खोखला गोला हो गया। अब इसको बेटा हमने काट दिया, क्या कर दिया, इसको काट दिया। इसको यहां से सपोज करो हमने इसे कट लगा दिया, ठीक। तो इस तरीके से कुछ हमको क्या होगा, भाग प्राप्त होगा, ये इस तरीके से। अभी खोखले गोले को हम काटेंगे तो इस तरीके से कोई डायग्राम आएगा, बिल्कुल क्लियर होना है। तो इसके दो पृष्ठ दिखाई दे रहे हैं, एक पृष्ठ ये, एक उभरा हुआ पृष्ठ। ये कैसा पृष्ठ है, उभरा हुआ पृष्ठ, उभरा हुआ पृष्ठ, ठीक। और एक ये क्या है, गहरा पृष्ठ, गहरा पृष्ठ। दो पृष्ठ आपको दिखाई दे रहे हैं। जो उभरा हुआ पृष्ठ होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तल पृष्ठ। ये उभरे हुए पृष्ठ को क्या कहते हैं बेटा हम लोग, उत्तल पृष्ठ। जो उभरा हुआ पृष्ठ आपको दिखाई दे रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, उत्तल पृष्ठ कहते हैं। जो गहरा पृष्ठ है इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये जो गहरा सा पृष्ठ है इसको कहते हैं अवतल पृष्ठ। कैसा पृष्ठ कहते हैं, अवतल पृष्ठ, ठीक है। अब हमने क्या किया, एक खोखला कांच का गोला था, उसको बीच से काट दिया। बीच से काटा तो कुछ इस प्रकार से हमको दिखा है, कटोरी के जैसा। कटोरी सबने देखी है, कटोरी के आकार जैसा दिखेगा आपको। तो कटोरी के आकार जैसा अगर आपको दिखेगा तो आप देखेंगे एक उभरा हुआ पृष्ठ दिख रहा है, दिख रहा है ना सभी को। एक उभरा हुआ पृष्ठ है तो उस पृष्ठ को क्या कहते हैं बेटा, उस पृष्ठ को कहते हैं उत्तल पृष्ठ। क्या कहते हैं, उत्तल, उभरा हुआ, ऐसे ये दिख रहा है। तो ये उभरा हुआ भाग और ये गहरा भाग, ठीक है, धसा हुआ भाग। गहरे भाग को या धसे हुए भाग को हम क्या कहते हैं, अवतल पृष्ठ। कटोरी होते हैं ना, तो जहां भरते हैं हम कोई भी सामान, जैसे कटोरी, तो कटोरी का जो गहरा वाला पृष्ठ होता है उसको क्या कहते हैं, अवतल। और जो बाहर का पृष्ठ होता है उसको क्या कहते हैं, उत्तल पृष्ठ। क्लियर। अब इन पृष्ठों के आधार पर गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, दो प्रकार के। कैसे, आप किस तरफ पॉलिश कर रहे हो, पॉलिश जिस ओर हम कर देते हैं उस आधार पर दो प्रकार के गोलीय दर्पण होते हैं। आप इसको नोट कर लेंगे, डायग्राम बना लेंगे। इसके बाद हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। क्या पढ़ेंगे, गोलीय दर्पण के प्रकार। आई होप आपको यहां तक क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़े, चलिए तो आगे बढ़ते हैं गोलीय दर्पण के प्रकार। बहुत बढ़िया सा, ठीक है। फटाफट अगली हेडिंग डाल दें, गोलीय दर्पण के प्रकार। गोलीय दर्पण के प्रकार, हेडिंग डाल दी सभी ने, तो फटाफट हेडिंग डाल दी होगी आप लोगों ने, गोलीय दर्पण के प्रकार। ओके, तो अगली हेडिंग क्या है बेटा हमारी, अगली हेडिंग है गोलीय दर्पण के प्रकार। क्लियर। गोलीय दर्पण के प्रकार हमको समझना है। पृष्ठ के आधार पर देखो, दो पृष्ठ में हम बनाता हूं, डायग्राम से आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। डायग्राम अगर हमारा बढ़िया बन जाए, मैं यहां पर डायग्राम बनाता हूं, डायग्राम से आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाना है, ठीक है। देखिए, डायग्राम जब आपके माइंड में क्लियर हो जाता है तो हमको समझने में आसानी होता है, ठीक है। जो बाहरी वाला भाग होता है उसको हम क्या कहते हैं, बाहर का जो उभरा हुआ भाग होता है उसको उत्तल पृष्ठ कहते हैं। और जो अंदर का धसा हुआ भाग होता है या गहरा भाग होता है उसको क्या कहते हैं, अवतल पृष्ठ। तो जब बाहरी भाग पर हम क्या करते हैं, पॉलिश। ये हमने पॉलिश कर दिया, ठीक, पॉलिश कर दिया आपने। क्लियर दिख रहा है डायग्राम में। जब आप बाहरी उभरे हुए भाग पर आप क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। कोई भी गोल, हमने क्या करा, कांच लिया, एक खोखले गोले से एक उसका हिस्सा काटा तो हमको गोलीय दर्पण प्राप्त हुआ। अब उसके अगर हम बाहरी भाग यानी उभरे हुए भाग पर पॉलिश कर दें तो ये क्या बन जाता है बेटा, ये बन गया अवतल दर्पण। क्या बन गया, अवतल दर्पण। जैसे कटोरी है तो कटोरी के बाहर वाले भाग पर अगर हमने पॉलिश कर दिया, जैसे ये वाला भाग ऐसे दिख रहा है, तो इस वाले भाग पर पॉलिश कर देंगे तो ये कैसा दर्पण बन जाएगा, अवतल दर्पण, ठीक है। ये क्योंकि उत्तल पृष्ठ है, यहां पर हमने क्या कर रखा है, उत्तल पृष्ठ पॉलिश है, उत्तल पृष्ठ पॉलिश, ठीक। उत्तल पृष्ठ पर क्या है, पॉलिश, ठीक। जब गोलीय दर्पण के उत्तल पृष्ठ पर पॉलिश होता है तो कैसा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। क्लियर हो गया, समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार बेटा जब क्या होता है, अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं। किस पर पॉलिश कर देते हैं, अवतल पृष्ठ पर। देखिए ये कौन सा पृष्ठ है, ये आपका अवतल पृष्ठ है। अवतल पृष्ठ पर पॉलिश। जब किसी गोलीय दर्पण के, जब हम किसी गोलीय दर्पण के अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं, इस पर अवतल पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं बेटा, तो वो कौन सा दर्पण बन जाता है, वो बन जाता है आपका उत्तल दर्पण। बहुत आसान था सर, बिल्कुल क्लियर हो गया, डायग्राम से तो बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। तो वो क्या बन जाता है,
उत्तल दर्पण। अब इनका एक जर्नलाइज डायग्राम बनाते हैं जो हमने क्लास 10 की बुक में देखे। ये तो थोड़ा प्रैक्टिकल डायग्राम हो गया, बहुत सिंपल डायग्राम, आसान सा। और जो अवतल दर्पण होता है तो उस अवतल दर्पण को हम ऐसे व्यक्त करते हैं इस प्रकार से। ये उसका क्या है, पॉलिश भाग, और ये परावर्तित भाग। ठीक है, ये परावर्तक पृष्ठ हो गया, ये पॉलिश वाला पृष्ठ हो गया। ये क्या है, जिस तरफ हमने पॉलिश कर रखा है ये पॉलिश किया हुआ पृष्ठ है, और ये परावर्तक पृष्ठ। तो ये कौन सा दर्पण हो गया बेटा, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। क्या हो गया, अवतल दर्पण। ओके, ठीक इसी प्रकार यहां हम बनाते हैं। ये कौन सा हो गया डायग्राम, जब गहरे बाहरी भाग पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं, तो ये हमारा क्या बन जाता है, उत्तल दर्पण। ये सिंप्लीफाइड डायग्राम है और ये हम लोगों ने समझ रखा है। ठीक है, क्लियर, आई होप समझ में आ गए होंगे आपको, क्योंकि इसके बाद मैं आपको बताने वाला हूं दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। ओके, तो इसको नोट करेंगे, डायग्राम बना लेंगे फटाफट, इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, चलिए हटा देता हूं मैं इसको। अगली हेडिंग डालिए फटाफट आप लोग जल्दी से। अगली हेडिंग क्या है, दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं क्या है, अगली हेडिंग है हमारी दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। बोर तो नहीं हो रहा है, बोर होना नहीं है भैया, इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ाऊंगा मैं। ओके, चलिए पहले डालें दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। दर्पण से संबंधित परिभाषाएं अच्छे से लर्न करनी है भैया, एक बार में याद हो जाएंगी आपको, ऐसी मेरी कोशिश रहेगी कि ओनली एक बार आपको समझाऊं और आपको याद हो जाए। अरे सर ऐसा नहीं होने वाला, एक बार तो समझाना पड़ेगा और 2 बार समझाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, कोशिश करते हैं आपको एक बार में समझना। ओके, तो सबसे पहले ड्रॉ करते हैं डायग्राम, बढ़िया सुंदर सा डायग्राम बनाओ, सभी मजा आ जाए एकदम अपनी नोटबुक में। ठीक है, मजा आ जाना चाहिए। तो फटाफट एक डायग्राम बना लेते हैं और इनको सिंबल देते हैं। ये पी हो गया, ये एफ हो गया, ठीक है, ये हमारा सी हो गया, नामकरण कर देते हैं, बाद में समझा रहा हूं। ठीक, ये क्या है, डायग्राम बनाने पड़े फटाफट में, एक बार में समझा दूंगा मैं, बहुत आसान है। जल्दी से डायग्राम बनाए सभी लोग। ठीक है, हर एक पॉइंट को क्योंकि हमको समझना है। डायग्राम बन गया सभी का, चलिए ठीक है, बहुत आसान है। डायग्राम आप लोगों ने बना लिया होगा, बहुत इजी है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ये एक दर्पण बना हुआ है, कौन सा दर्पण बना हुआ है बेटा, सर ये तो अवतल दर्पण है। बिल्कुल सही, आप लोग समझने लगे हो तो बिल्कुल, क्योंकि देखते ही हम लोग बता सकते हैं कि जब बाहरी उभरे हुए पृष्ठ पर हम पॉलिश कर देते हैं तो कौन सा पृष्ठ हो जाता है बेटा, वो दर्पण बन जाता है अवतल दर्पण। तो सर एक अवतल दर्पण है, ठीक है। तो इससे संबंधित परिभाषाएं कौन कौन सी हैं जिनकी हमें आगे रिक्वायरमेंट है, क्योंकि जब मैं आपको नियम बताऊंगा तो इन परिभाषाओं की काफी उपयोगिता है वहां पर। ओके, तो 1 by 1 समझना, धीरे धीरे लेकिन अच्छे समझना। ठीक है, देखें सबसे पहला पॉइंट ध्रुव। क्या है ध्रुव, सर ध्रुव क्या होता है, दर्पण का मध्य बिंदु। दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है, कोई भी दर्पण है उसका जो मध्य बिंदु होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। ध्रुव क्या है, परिभाषा बहुत आसान है। ध्रुव जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, पी, किससे व्यक्त करते हैं, पी, क्योंकि ध्रुव को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, पोल, इसको पोल कहते हैं, इसीलिए इसको पी से व्यक्त किया जाता है। और इसे क्या कहते हैं, दर्पण का मध्य बिंदु। अगर परिभाषा की बात करें तो दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है बेटा, जो दर्पण का मध्य बिंदु होता है उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है। क्लियर। दूसरा देखिए वक्रता केंद्र। भाई वक्रता केंद्र क्या है सर, बहुत आसान परिभाषा। ये जो गोलीय दर्पण है, ये आपको गोलीय दर्पण दिख रहा है, ये गोलीय दर्पण हो कैसा, एक गोलीय अवतल दर्पण। तो ये गोलीय अवतल दर्पण जिस कांच के खोखले गोले को काटकर बनाया गया, ध्यान से समझे, थोड़ा सा कंफ्यूजन है। ये जो गोलीय दर्पण है, ये जो सामने आपको दिख रहा है बोर्ड पर, ये जो गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को, जो मैंने काटा था ना, आपने ध्यान दिया था अभी पीछे जब मैंने समझाया था आपको, तो ये जो गोलीय दर्पण
कांच के जिस खोखले गोले को काटकर बनाया गया है उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसे क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। क्लियर हो रहा है? कोई भी गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले को काटकर बनाया गया है उस खोखले गोले का जो केंद्र होता है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, क्लियर? वक्रता केंद्र की परिभाषा लिख देता हूं मैं फटाफट यहां पे। वक्रता केंद्र क्या है? वक्रता केंद्र गोलीय दर्पण, जल्दी से लिखेंगे, गोलीय दर्पण जिस कांच के खोखले गोले से काटकर बनाया गया है, खोखले गोले से काटकर बनाया गया है, उस खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाता है? उस खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाता है बेटा? वक्रता केंद्र कहलाता है। क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र कहलाता है। और इसे किससे व्यक्त करते हैं बेटा? इसको व्यक्त करते हैं हम लोग सी से, क्योंकि इंग्लिश में इसका जो नेम होता है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस वक्र का केंद्र, ये जो वक्र दिख रहा है ना आपको, वक्राकार ये दर्पण दिख रहा है, इस वक्र का जो केंद्र होता है उसे भी हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। और इंग्लिश में उसको क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसीलिए इसका जो सिंबल है वो क्या है? सी। ओके सर, नेक्स्ट क्या आता है? फोकस। फोकस क्या है? फोकस ऐसा बिंदु है जहां पर, और फोकस को समझने से पहले हम लोग मुख्य अक्ष समझ लेते हैं। मुख्य अक्ष से आपको बहुत आसानी से समझ लेंगे। मुख्य अक्ष क्या है? ये वो रेखा है जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाती है। किसको मिलाती है? वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। ये दोनों परिभाषाएं आपने लिखी होंगी, मैं इनको मिटा देता हूं और मैं मुख्य अक्ष को समझाता हूं। ओके, तो मुख्य अक्ष की अब हम लोग बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मुख्य अक्ष की। ओके, तो समझे मुख्य अक्ष क्या है सर? आसान सा लग रहा है, तो बिल्कुल आसान है बेटा। मुख्य अक्ष देखिए, परिभाषा मुख्य अक्ष क्या है? देखें, ये वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं बेटा? मुख्य अक्ष। किसको? वक्रता केंद्र व ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है उसको क्या कहते हैं बेटा? उसको हम लोग सर मुख्य अक्ष कहते हैं। बिल्कुल सर, समझ आ गया। ओके, ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा? मुख्य अक्ष। ठीक है सर, क्लियर हो गया। उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। तो अब चौथा पॉइंट है। चौथा पॉइंट क्या है? 3 पॉइंट समझ में आ गए सर। दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है सर, ठीक है। वक्रता केंद्र क्या बताया सर? वक्रता केंद्र ये बताया बेटा, क्या बताया कि जो आपका गोलीय दर्पण होता है वो कांच के जिस गोले को काटकर बनाया जाता है उस खोखले गोले का केंद्र क्या कहलाता है? वक्रता केंद्र। ओके सर, नेक्स्ट क्या बताया सर आपने? नेक्स्ट बताया सर आपने मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या है? वो रेखा जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला देती है उसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। तो सर फोर्थ क्या है? फोर्थ है फोकस। चलिए फोकस और समझ लेते हैं। फोकस बिंदु क्या है? फोकस या फोकस बिंदु क्या कहते हैं इसको? फोकस अथवा फोकस बिंदु। क्लियर? कैपिटल एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, कोई डिफरेंट नहीं है, बहुत आसान है। क्या है? किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल एफ से। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु, देखिए ये जो बिंदु है फोकस बिंदु, ये किस पर स्थित है? मुख्य अक्ष पर स्थित है। ये जो रेखा है ना, वक्रता केंद्र ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा है उस पर ही तो स्थित है। हाँ सर, दिख रहा है हमको। तो मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जहां पर परावर्तन के पश्चात सारी किरणें आकर क्या होती? मिलती। क्योंकि देखें एक अवतल पृष्ठ है, ठीक है, एक अवतल दर्पण है, इस पर जब प्रकाशित किरणें पड़ेंगी तो परावर्तित होंगी, तो परावर्तित होकर मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर वो किरणें काटेंगी उस बिंदु क्या कहते हैं? फोकस। क्लियर हो रहा है? परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। क्या कहते हैं? फोकस। ठीक है, सीधी सी बात है। हम कहां पर जाके मिल रहे हैं? भाई जैसे बहुत सारे दोस्त हैं, ठीक है, कह दिए चलो आज घूमने चलते हैं, कहां मिलोगे? बोले चलो सर वहां मिलेंगे, ठीक है। ऐसे एक जगह का नाम दे दिया कि सर हम लोग वहां मिलेंगे सारे लोग, तो वो क्या हो गया? फोकस पॉइंट हो गया। क्योंकि परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। सर क्लियर हो गया? ठीक है, क्या सर परिभाषा भी देख लें। परावर्तन के पश्चात प्रकाश किरणें मुख्य अक्ष
मुख अक्ष के जिस बिंदु पर एक साथ मिलती हैं, क्या होती हैं? एक साथ मिलती हैं, उसको हम क्या कहते हैं बेटा? वो बिंदु कहलाता है फोकस। क्या कहलाता है? वो बिंदु क्या होता है? फोकस या फोकस बिंदु। ओके, नेक्स्ट क्या है सर? नेक्स्ट है फोकस दूरी। ठीक, ये नेक्स्ट क्या है सर? फोकस दूरी। हम फोकस दूरी के बारे में पढ़ लेते हैं। 5वां पॉइंट क्या दिख रहा है? फोकस दूरी। इसको हटा देते हैं, मुख अक्ष आपको समझ में आ गया होगा। सर फोकस दूरी बता दीजिए। बहुत आसान परिभाषा है बेटा। फोकस दूरी की परिभाषा क्या है? फोकस दूरी 5वीं परिभाषा क्या है बेटा? फोकस दूरी। एक एक करके सारी परिभाषाएं आपको समझ में आ गई होंगी। स्मॉल एफ से सर इसको व्यक्त करते हैं। सर आप दिख रहा है हमको डायग्राम में, ठीक है? फोकस दूरी क्या है? फोकस से लेके ध्रुव तक की दूरी दिख रहा है डायग्राम में। फोकस बिंदु से लेके ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? फोकस दूरी। फोकस बिंदु और दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। कहां से? दर्पण के ध्रुव तथा फोकस तक की दूरी क्या कहलाती है? दर्पण के ध्रुव से, यहां से लिख दें, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी। कहां से कहां तक? दर्पण का ये ध्रुव हो गया, ध्रुव से लेके फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं बेटा? दर्पण के ध्रुव से फोकस दूरी को कहते हैं, सॉरी, दर्पण के ध्रुव से फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्या कहते हैं? फोकस दूरी। क्लियर? और इसको किससे व्यक्त करते हैं? स्मॉल एफ से। ओके, लास्ट परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। कौन सी परिभाषा बची है? वक्रता त्रिज्या। ओके, तो सारी परिभाषाएं ऑलमोस्ट आपको समझ आ गई होंगी और हम लोगों ने अच्छे से नोट भी कर ली होंगी। नोट्स में आपसे बोल ही रहा हूं बार बार, ये आप लोग फटाफट बनाते जाइए। ओके, तो लास्ट परिभाषा क्या है? लास्ट परिभाषा है सर वक्रता त्रिज्या। ये भी बता दीजिए, तो हमारा सर ये लगभग कंप्लीट हो जाएगा टॉपिक। बिल्कुल बता रहा हूं भैया, क्यों नहीं बताऊंगा? जब सारी चीजें बताई तो ये भी बताएंगे। आसान है वैसे सर, हमको लग रहा है बिल्कुल आसान है बेटा। वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, वक्रता केंद्र से दर्पण के ध्रुव तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। कहां से कहा था? दर्पण के ध्रुव से लेकर वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इसे कैपिटल आर से व्यक्त करते हैं, क्योंकि इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो कहां से? दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी। कहां तक की दूरी? वक्रता केंद्र तक की दूरी क्या कहलाती है? दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? वक्रता त्रिज्या। क्लियर? वैसे हम किससे व्यक्त करते हैं? कैपिटल आर से। तो ये थी दर्पण से संबंधित हमारी सारी परिभाषाएं। तो ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही हम लोग कंप्लीट करते हैं। इसके आगे के वीडियो लेक्चर में हम लोग दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के नियम समझेंगे और उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंबों के लिए किरण आरेख कैसे बनाते हैं, इन दोनों टॉपिक्स को हम लोग अगले वीडियो लेक्चर में क्या करेंगे? कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो लेक्चर ज्यादा लेंदी ना हो और आप लोग थोड़ा थोड़ा करके सिलेबस को पढ़ते जाएं, क्योंकि एक साथ में बहुत सारा नहीं पढ़ना, टाइम पर्याप्त है। धीरे धीरे करके आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को ये सारे जो टॉपिक आज बताए गए हैं समझ में आए होंगे, अच्छे से सारी परिभाषाएं समझ में आई होंगी। अगर कहीं में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख दीजिएगा, मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है? और जिन स्टूडेंट्स ने पहला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है, लेक्चर नंबर 1 इस चैप्टर का, वो सबसे पहले उस वीडियो लेक्चर को भी देख लें, जिससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। ठीक है? तो एक ही काम करना है, जो स्टूडेंट्स नए हैं अभी चैनल पर, तो सबसे पहले वो चैनल को जाके सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट्स।